मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। यह देश कमजोर हुआ इसलिए क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को कमजोर कर दिया था। यह बांटने वाली राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की तरफ धकेल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें वो अच्छा लगता है क्योंकि देश की जनता बार बार उनको नकार रही है। वो लोग सनातन की ताकत से परेशान हो गए हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। ये देश किसी पार्टी की बपौती नहीं है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश किसी पार्टी की बपौती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं, यह देश गुलाम बना क्योंकि हम आपस में बटे थे। इस देश के टुकड़े हो गए क्योंकि हम आपस में बटे थे। लेकिन कुछ लोगों को बांटकर राजनीति करना बड़ा अच्छा लगता है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग ये वही लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया देते थे, और आज जब माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है, आज जब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, गुंडे पलायन कर चुके हैं, और जनता जनार्दन दर्शकों उनको जो भी आंख दिखाता है वो सब यमराज के घर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें वो अच्छा नहीं लगता, जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई विकास के कार्य आगे बढ़ते हैं, वो उनमें बैरियर खड़े करने की कोशिश करते हैं। जगह जगह जाकर के जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। हाल फिलहाल हमने जो देखा दर्शकों, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, बड़े सांसद जी, चाहे वो संभल वाले हों, चाहे वो कैराना वाली मोहतरमा हो इकरा हसन। दर्शकों, इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज हुई। किस लिए हुई? क्योंकि भीड़ को उकसा रही थी, वहां सरकारी काम नहीं करने दे रही थी, और वहां उनके जो समर्थक जाकर के हल्ला कर रहे थे, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जो कानून मेरे ऊपर लागू होता है, मेरे मंत्रियों के ऊपर वही कानून लागू होता है, मेरे विधायकों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके ऊपर वही कानून लागू होता है। जो आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर जो कानून लागू होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं। वो चाहे श्री श्री 1008 स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हो, अगर कार्रवाई हुई तो हुई, अगर प्रशासन से भिड़ोगे तो ऐसा ही होगा जैसे उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 वर्षों से होता है। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि शासन किसका है। वो लोग आज भी यही मान करके चल रहे हैं हमारी सरकार है, सत्ता में हम लोग हैं, या फिर सत्ता में हम नहीं भी हैं तो सिस्टम हमारा है। दर्शकों, ये जो सिस्टम हमारा वाली जो कहानी है, ये अच्छे खासे इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। इकरा हसन सांसद बनी क्या केवल इसलिए कि उनको मुसलमानों ने वोट किया? नहीं, उनको हिंदुओं ने भी वोट किया। वो विक्टिम कार्ड जो चल रहा है दर्शकों, आपको पता ही है, वो जाकर के डीआईजी दफ्तर के बाहर वहां पुलिस वालों से भिड़ी, उनको धमकियां दी, उनको बार बार ये कहते हुए सुना गया कि आप लोग अत्याचार कर रहे हैं। वो जो पीड़ित हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। जिस केस का खुलासा पहले ही वहां के प्रशासन ने, पुलिस ने कर दिया, बता दिया, यह कहानी थी। एक और केस हुआ। दर्शकों देखिए, सभ्य समाज में आप देखिए आजकल जितनी भी ये घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं आपसी रंजिश या फिर वो जो शैतान लोग होते हैं जिनकी दिमाग की गर्मी कभी शांत नहीं होती है,
डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद भी जो नहीं सुधर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं योगी आदित्यनाथ, जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास में दूसरे रास्ते हैं। उत्तर प्रदेश में गाय अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने वाली एक बड़ी कड़ी बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में गौ अर्थव्यवस्था को एक नए मॉडल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। योगी सरकार का मानना है कि अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे, किसान मजबूत होंगे और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इसी सोच के साथ गाय को खेती, डेयरी, जैविक उत्पादन और ग्रामीण रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गोबर और गोमूत्र आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की लागत कम करने और रासायनिक आधारित खेती पर निर्भरता घटाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे खेती को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निराश्रित गोवंश के लिए बनाए गए आश्रय केंद्रों और गौशालाओं को केवल संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। नंद बाबा दुग्ध मिशन और स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के माध्यम से बेहतर नस्लों को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं और किसानों को डेयरी क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योगी सरकार का दावा है कि ये मॉडल सिर्फ गायों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का माध्यम बन रहा है। गौ अर्थव्यवस्था, गांव मजबूत, किसान सशक्त। दर्शकों, ये जो दूसरे रास्ते हैं वो दूसरे रास्ते यही हैं। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको नहीं मानना है, तो फिर प्रशासन के पास में वो शक्तियां हैं, वो ताकत है कि आपको वो बता देंगे कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय इकरा हसन का वायरल हो रहा है। रात का समय है, किसी गांव में गई हुई हैं और वहां उसी गांव में, दर्शकों, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसी इलाके का हूं, मैं अच्छी ढंग से, अच्छे तरीके से समझता हूं। वो भाषा मतलब थोड़ी देसी टाइप की जो भाषा होती है। मैं आपके पास नहीं आऊंगी वोट मांगने के लिए, मैं तो सांसद बन गई हूं, 2 साल से सांसद हूं, 3 साल और रहूंगी, मुझे कोई हटाने वाला नहीं है। आप लोग मुझे वोट दीजिएगा मत दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो प्रशासन आपके समाज के साथ जो कर रहा है, दर्शकों, कौन सा समाज? वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में वो दिनकर जी की पंक्तियां जो कही थी, दर्शकों, अक्सर योगी आदित्यनाथ उन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हैं। ये जो जाति जाति का जो शोर है बार बार, ये कायर क्रूर करते हैं। यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये जातियों में बंटने का समय नहीं है। बंट करके हमने देख लिया, हमारे देश की जैसी ताकत किसी के पास नहीं थी। हमारे देश ने पूरी दुनिया को जीना सिखाया है, एक आईना दिखाया है। लेकिन अगर हमारे देश की दुर्गति हुई इसलिए क्योंकि जब जब दूसरे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए हमने विदेशी आक्रांताओं को बुलाया है अपनी तरफ, कहा है कि हमारा साथ दीजिए, तो बेड़ा गर्क हुआ है। वो विदेशी आक्रांता आए, यहां पर आकर के उन्होंने कब्जा कर लिया। यहां जिस तरीके से वो नरसंहार हुआ, वो सबके साथ, दर्शकों, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। वो इतिहास की बातें हैं, उन्हें मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सीखने की जरूरत है। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ और वो लोग जो लंबे समय से, दर्शकों, सत्ता में थे, आज जब सत्ता से दूर हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। इकरा हसन पर एफआईआर दर्ज हुई। अब बयान आया किसका? संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का, जिन पर खुद आरोप है उन्होंने संभल में दंगे भड़काए थे। कुंदर की विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 1,45,000 वोटों से चुनाव जीत जाती है, तो फिर इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनको बेचैनी होने लगती है, इनको ये आभास होने लगता है कि हमारा जो वीटो पावर है वो हमसे छिन रहा है, हमारा वोट बैंक हमसे छिन रहा है। तो फिर ये वहां भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को भड़काते हैं। ये कहते हैं आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। वहां मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी कयामत तक। और उस कयामत के बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ से इतनी चिढ़
क्यों है लोगों को? क्योंकि उनकी काट किसी के पास में नहीं है। अभी बंगाल में हमने देख लिया, महाराज जी ने जाकर के जो वहां उद्घोष किया जय श्री राम का, आज वहां बंगाल में जय श्री राम ही चल रहा है। कुछ दिनों पहले 4 मई से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान भी, उससे पहले भी जय श्री राम बोलने पर वहां का प्रशासन वो कार्रवाई करता था उन लोगों पर। आज ऐसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9.5 वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों को चिढ़ हो रही है। वो चिढ़ होती है ऐसे जैसे कि जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज हुई इकरा हसन पर, कहा जनता के मुद्दों को उठाने के कारण उनके और उनके परिवार के खिलाफ भी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सांसद बर्क ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जब संभल में हालात बिगड़े थे तब उन्होंने जनता के साथ खड़े होकर विरोध किया था। इसी दौरान उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा वो इन सभी मामलों का अदालत में सामना कर रहे हैं। अरे भाई, करना पड़ेगा। आप सांसद हैं इसलिए बच रहे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। नहीं तो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है दर्शकों, जो इन्होंने कहा, जो वहां करवाने की कोशिश की। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी आपको कहा है, मैं कुछ भी कहता हूं हवाई बातें नहीं करता हूं। जो तथ्य हैं, जो छपा हुआ है अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में, मैं उनके आधार पर आपको कोई जो हकीकत है वो बताता हूं दर्शकों। ये देखिए, बर्क ने कहा कि वो अपने दादा द्वारा सिखाए गए राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए सड़क से लेकर संसद तक सच और हक की बात उठाते रहेंगे। उन्होंने अपनी साथी सांसद इकरा हसन का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने भी जनता से जुड़े कई मसलों पर आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बर्क ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया। उन्होंने सवाल उठाया, यदि जनता के लिए आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गलत कार्रवाई की जाएगी तो फिर कौन जनता की आवाज उठाएगा? उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य जनता का प्रतिनिधित्व करना, उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना है। बिल्कुल ठीक बात है, आप खड़े होइए। लेकिन कोई आपसे ये पूछने वाला हो, अभी होली पर वो दिल्ली में एक हिंदू युवक की जान ले ली थी, कौन गया था वहां पर? कोई गया था? वो नहीं है, वो नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है वो। ये नोटंकी ये कब तक चलेगी इस देश में? इकरा हसन क्या कह रही हैं दर्शकों? मुकदमों से डरने वाली नहीं हूं। अखिलेश जी ने मांगी है एफआईआर की कॉपी। सपा सांसद इकरा हसन, कॉपी मांगने से क्या हो जाएगा भाई? कैराना सांसद इकरा हसन पर दर्शकों जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो डीआईजी ऑफिस पर समर्थकों संग हंगामा, पूर्व मंत्री समेत 25 पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें बताया गया कि उनके समर्थकों ने डीआईजी कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था प्रभावित की, जिसके बाद इसमें सांसद इकरा हसन, पूर्व मंत्री और कई जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो सभी शामिल थे। 20 से 25 अज्ञात बताया जा रहा है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी की पीड़ा हो रही है, दुख उसी का दुख है। सड़क पर वहां व्यवस्था ठप करेंगे। योगी क्या कहते हैं? योगी कहते हैं सड़क चलने के लिए है, सड़क आम व्यक्ति के लिए है। सड़क पर अगर बेवजह वहां नौटंकी करोगे, ड्रामेबाजी करोगे तो फिर ऐसी ही कार्रवाई होगी जैसी हर बार होती है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है दर्शकों, और किस मामले को लेकर के वो सब कुछ हो रहा था दर्शकों। ये मोनू कश्यप जो हत्याकांड था, वो पुलिस ने पहले ही सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्या हुआ था कि उस मामले में पुलिस ने उसके 2 दोस्तों सचिन और शुभम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पता चला कि मोनू ने अपने दोस्तों से प्रेमिका की बात नहीं करवाई, जिस पर नाराज होकर दोस्तों सचिन और शुभम ने मोनू की पिटाई करी, ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। वारदात से पहले तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी। यानी 3 दोस्त थे। एक दोस्त जो मोनू था, उसकी 2 प्रेमिकाएं थी। जो दूसरे दोस्त थे उन्होंने कहा भाई एक की बात हमसे करवा दे। उसने मना कर दिया, तो पहले तीनों ने बैठ करके एक साथ में शराब पी, बाद में उसको ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, उसकी जान चली गई। आपसी रंजिश का मामला था।
पुलिस ने खुलासा कर दिया, उन्होंने ये कबूल कर लिया जो वहाँ गुनहगार थे। उसके बावजूद सपा की सांसद वहाँ जाती हैं, वहाँ जाकर के अब पता नहीं दर्शकों वो जो पीड़ित हैं उनके कान में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। जब पुलिस ने बता दिया भैया ये मामला है, ऐसे ऐसे काम हुआ था, और जो एसपी हैं नरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी कि हमने जो पूछताछ करी, जांच करी, उसके बाद में ये सामने आया। दर्शकों, एक और सहारनपुर का ही ये आदित्य खटाना हत्याकांड का खुलासा, जो एक गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद वो खूनी खेल पर खत्म हुआ, और इसमें बताया गया कि मेरठ के गंगो क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड आदित्य खटाना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गाली गलौज से नाराज आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप समझ रहे हैं दर्शकों, जो पहले केस में वही इस केस में, आपस में दो लोग लड़ पड़ते हैं, गाली गलौज होती है। हमारे हिंदुस्तान में तो यही होता है, सबको जल्दबाजी है, कभी किस बात को लेकर के लड़ेंगे, कभी किस बात को लेकर के लड़ेंगे। ज़मीन जैसे पता नहीं उस पर कब्जा करके कितने बड़े आदमी बन जाएंगे। मतलब कोई विवाद शुरू हुआ गाली गलौज से, उसके बाद में मारपीट हुई, और वही हुआ जो पहले केस में दूसरे व्यक्ति ने उसकी जान ले ली। उसके बाद में पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया, उसको मुठभेड़ करके गिरफ्तार भी कर लिया। क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए थी क्या? लेकिन दिक्कत होती है दर्शकों। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, देखिए जिस घर से कोई व्यक्ति जाता है वो जो पीड़ा उसको कोई नहीं भर सकता, लेकिन उसके नाम पर दर्शकों, उनके आंसुओं के नाम पर राजनीति नहीं हो सकती है। अगर आप करते हैं वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप इस देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें भी जातियों के नाम पर। दर्शकों ये देखिए क्या हुआ, इकरा हसन वहां पहुंची, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जहां उन्होंने वो जो पीड़ित उनकी मां थी, उनकी बहन थी, उनकी दादी थी, उनसे जाकर के मुलाकात करी। उन्होंने कहा हमको न्याय चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताइए, जब पहले अगर ऐसा होता, प्रशासन को कुछ अगर खुन्नस होती कि भाई हमको नहीं उनके पास में जाने देना है। एक बात और भी है, प्रशासन क्यों मना करता है बार बार? ये इसलिए मना करता है क्योंकि वहां पर जो पहले ही फैसला हो चुका, उसके बाद भी जाकर के वहां भड़काने की कोशिश की जाती है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। यह बताया जाता है कि आपके समाज के साथ में देखिए क्या हो रहा है, हमें आपकी वोट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपके साथ में खड़े हैं। आपसे पहले वहां पुलिस प्रशासन उनके साथ में खड़ा था, जो कार्रवाई हुई वो पहले ही हो गई। दर्शकों देखिए, ये जब इंसान का दर्द है वो फूटता है, वो साफ साफ दिखाई दे जाता है। लेकिन वही फिर मैं कह रहा हूं कि उसके साथ में राजनीति करने का मतलब क्या है? राजनीति क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सहारनपुर के ही पास में मेरठ का कपसाड़ गांव है, वहां की घटना दर्शकों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अभी कुछ दिनों पहले जो गाजीपुर में देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर वही काम होता है, जहां अपने दर्शकों, अपने वोटर जहां रहते हैं वो कांड करते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता, विपक्षी वहां जाकर के छाती नहीं पीटते। लेकिन दर्शकों, ऐसे मामलों पर जहां जातिवाद हो सकता है वहां यही देखिए खूब ये चलाया गया कि इकरा हसन को देखकर उनकी दादी उन्हें गले लगाकर रोने लगी। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं ये दर्द है, ये साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन क्या राजनीति होनी चाहिए? क्या वहां उनके समाज को जाकर के ये कहना चाहिए कि देखिए आप तो वोट देते हैं बीजेपी को, लेकिन वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं? यही दर्शकों देखिए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, दिल्ली वाले मासूम तरुण खटीक के घर क्या आप पहुंची थी क्या मोहतरमा? लोग पूछ रहे हैं सवाल। वो कह रहे हैं कि इतनी शिद्दत से गले लगाने वाली पहलगाम के बेबसों के यहाँ भी अगर आप पहुंच जाती तो शायद आपको लोग कहते कि हाँ भाई देखिए कितनी महानता का कार्य किया जा रहा है। उस समय इनके मुंह में फेविकोल जम गया था दर्शकों, फेविकोल। वहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। वो लखनऊ को जो जाना था दर्शकों, लखनऊ का जो पीड़ित था उनके घर, कहा कि नहीं वहाँ तो बीजेपी वाले जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। तो ऐसी तो इनकी सोच है। लोग यही कह रहे हैं, ये ड्रामा आप कहीं और जाकर के दिखाना, दुनिया आपकी हकीकत जानती है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर ये डर जो देखना था, ये डर जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि चुनाव में क्या होने वाला है,
दर्शकों, बंगाल में जो हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है, सियासी जानकार यही कह रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, 2017 में हुआ था, उसके बाद में 2022 में, 2024 में तो और ज्यादा वो जातियों वाला नाटक चला। और फिर नुकसान किसको हुआ? बीजेपी को हुआ। फायदा किसको हुआ? समाजवादी पार्टी को हुआ। यही चुनाव में होता है। चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना एजेंडा है। और ये जो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, दर्शकों, ये जो कह रहे हैं कि पहले मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, मेरे परिवार वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, और अब इकरा हसन के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, उनके परिवार वालों के, उनके भाई के ऊपर पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। क्या कारनामे आप लोग करते हो? ये पूरी दुनिया को नहीं पता है क्या? संभल वासियों को नहीं पता है क्या? संभल में दर्शकों कितनी आबादी थी हिंदुओं की? 45% थी। मुसलमानों की 55% थी। आज हिंदू 15% बचे हैं, मुसलमान 85% हो गए हैं। कैसे हुआ होगा ऐसा? क्या संभल में हुआ होगा ऐसा? क्या कैराना में हुआ होगा? दोनों राजनीतिक परिवार हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क जो वर्तमान में सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क उनके दादा थे। यहां जो इकरा हसन हैं, उनके भाई, उनकी माताजी, उनके पिताजी लंबे समय से कैराना में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? भाई साहब, आपकी सत्ता थी, आप लोग वहां लंबे समय से विधायक बनते रहे हैं, सांसद बनते रहे हैं, उसके बावजूद वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। क्या कारण होगा? दर्शकों, संभल में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद में जो न्यायिक आयोग बनाया गया था, वो आयोग, दर्शकों, वो 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में ये जांच आयोग, उसने जो, दर्शकों, ये 450 पन्ने की रिपोर्ट, उसमें सब कुछ लिखा है। संभल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई, वहाँ 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2000, ये सब कुछ वहाँ की जनता ने उनको बताया, दर्शकों, वहाँ जा करके। और वो जो लास्ट जो संभल में जब वहाँ लठ बजाया था अनुज चौधरी ने, उसके बाद में उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। दर्शकों, उसमें यूएस से हथियार मिलने की बात कही गई थी। ये न्यायिक आयोग ने वो जो जांच है वो रिपोर्ट में बताया है, हिंसा में विदेशी हथियार का प्रयोग हुआ था। कहां से आए थे? कहां से आए थे? दर्शकों, 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित षड्यंत्र का नतीजा थी। नमाजियों को उकसाने के लिए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा था, हम इस देश के मालिक हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल और इंतेजामिया कमेटी के पदाधिकारी मुख्य भूमिका में थे। उन पर आरोप लगे कि संभल जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची। 22 नवंबर को नमाजियों को संबोधित करते हुए सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया था। कहा था, हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। ये इनके भाषण थे। उसके बाद में कहते हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। संभल में वहां हिंसा होती है, विदेशी हथियार मिलते हैं, और उसके बाद में अगर वहां संभल में एटीएस सेंटर वहां खोला जाता है तो संभल के सांसद को दिक्कत होती है। कहते हैं क्या जरूरत है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए ना, उनका बयान है, संभल के बाशिंदों को एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की कोई जरूरत नहीं है, मुसलमान कोई आतंकी नहीं, और जो आतंकी हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते। अरे तो ये पहलगाम में हुआ था, पुलवामा में हुआ था, वो कौन लोग थे? कितनी बार निंदा करी। वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज दिल्ली में जाकर के फट जाती है, कितनी बार निंदा करी। दिल्ली में होली पर जो तांडव दिखाई देता है, कितने लोग गए वहां घर में मिलने के लिए। ये दलितों के चैंपियन, पिछड़ों के चैंपियन, समाज को बांटने का काम करते हैं। कितने लोग गए थे दर्शकों मिलने के लिए उनसे? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। ये कहते हैं संभल में एटीएस नहीं खुलना चाहिए, सहारनपुर में एटीएस नहीं खुलना चाहिए, कैराना में नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि वहां से आतंकी गिरफ्तार होते हैं।
जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। इतने बड़े तो ये कलाकार हैं, ये दंगे ये भड़काते हैं, बिजली चोरी ये करते हैं, अवैध अतिक्रमण ये करते हैं, सब कुछ ये करते हैं दर्शकों। उसी दौरान संभल हिंसा के बाद में इनके ऊपर बिजली, दर्शकों 2 किलोवाट का कनेक्शन और लोड कितना उस पर 16.5 किलोवाट का। आप समझ रहे हैं बिजली कहां से फूक रही इतनी बिजली, पैसा कुछ देना नहीं। यही योगी कहते हैं देश किसी की पार्टी की बपोती नहीं है। यहां सब ने, आप तो कहते हैं कि हमने संघर्ष किया है, तो फिर ये धोखाधड़ी, इतने बड़े पद पर होते हुए, इतने बड़े पद पर सांसद होकर के ऐसे काम। उस समय दर्शकों यही 1,91,00,000 का जुर्माना लगा था बिजली चोरी के आरोप में। आज ये कहते हैं प्रशासन ने जबरदस्ती हमारे ऊपर, जबरदस्ती, ये सब झूठ है, ये झूठ है, भड़काऊ भाषण दिया गया, ये झूठ है, सब कुछ हो रहा है। दर्शकों 27 का विधानसभा चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए है क्या? ये कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमें इनका वोट मिल जाए, हमारा काम हो गया, हम सत्ता में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो 2024 में हुआ वही 27 में करना चाहते हैं। लेकिन योगी ये कहते हैं तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हें 27 में क्या 2047 में भी नहीं आने देंगे। ये जो जगह जगह जा कर के बांटने का प्रयास कर रहे हो, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हो, जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। वो चोट देती है वोट से, और वो बड़ी खतरनाक है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।